हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का अपने अपने चैनल में। आज लेकर के आए हैं आपके लिए छठे नंबर की टेस्ट सीरीज, 6th नंबर की टोटल 5 सीरीज आपके लिए प्रोवाइड करा दी गई है। सारा प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहाँ आप जा करके देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितना भी इंपॉर्टेंट कम है, सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जा करके एक एक को सॉल्व करिए और ज़रूर आपको इससे हेल्प मिलेगा आपके एग्जाम में। ये देखिए, बाकी हमेशा जो मैं कहती आई हूँ कि आप जितने भी हमारे करंट अफेयर्स के मंथली लेक्चर हैं प्रोवाइड किए गए हैं, उसका प्लेलिस्ट बना, आप जाकर के उसको भी देख लीजिए। तो 100% आपको जीएस और करंट अफेयर्स की गारंटी ले रहे हैं कि आपका यहाँ से फंस जाएगा, तो उसको जाकर के बिल्कुल देखिए। तो चलिए फटाफट बिना लेट के सारे क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करते हैं। कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन है, माउंट आबू स्थित मशहूर दिलवाड़ा मंदिर किस समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो जैन का है। जैन का है कि माउंट आबू जो है ये कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू कहाँ स्थित है? राजस्थान में स्थित है। और यहाँ ये माउंट आबू जो है ये मशहूर दिलवाड़ा का जैन मंदिर, कहते हैं दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो ये क्या है? एक पवित्र तीर्थ स्थल है। और इनमें भी सबसे प्रसिद्ध जो है बिमल वासाही मंदिर का है। कौन सा है? बिमल वासाही मंदिर। इनमें भी सबसे प्रसिद्ध जो है बिमल वासाही मंदिर है। बिमल वासाही मंदिर क्लियर हो गया होगा। और चालुक्य वंश जो था, चालुक्य यानी सोलंकी वंश जो था, चालुक्य यानी सोलंकी वंश के जो शासक थे, कौन? सोलंकी शासक वंश जो थे भीमदेव प्रथम के द्वारा क्या किया गया था? इसे भीमदेव के जो सामंत थे बिमल शाह, भीमदेव के जो कौन थे? सामंत थे बिमल शाह उन्हीं के द्वारा इसे क्या किया गया था? बनवाया गया था। और तो इतना आपको। और ये जो माउंट आबू का जो दिलवाड़ा जैन मंदिर है किसका बना हुआ? संगमरमर का बना हुआ है। तो इतने सारे फैक्ट आपको एक क्वेश्चन के अंदर मिल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? वह उनके शत्रु जयचंद्र गहरवाल की बेटी थी। तो किससे किया था? संयोगिता से किया था। पृथ्वीराज चौहान ने किससे विवाह किया था? तो पृथ्वीराज चौहान यानी पृथ्वीराज तृतीय जो थे ये चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। पृथ्वीराज रासो के अनुसार बताया गया है कि पृथ्वीराज चौहान का जो प्रतिद्वंदी थे गहरवाल नरेश जयचंद्र की पुत्री थी। कौन? ये भी पूछ सकता है संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो गहरवाल वंश के गहरवाल नरेश जो थे जयचंद्र उनकी पुत्री थी संयोगिता। तो इन्हीं से इन्होंने क्या किया था? विवाह किया था। और जब विवाह किया तो क्या एक पहले के राजाओं की क्या थी? नीति थी। एक विवाह के द्वारा भी क्या करते थे? मित्र बनाए जाते थे। एक युद्ध के द्वारा, एक विवाह नीति के द्वारा, तो ये सभी के द्वारा। तो विवाह के बाद दोनों राज्य क्या हो गए कि शत्रुतापूर्ण जो संबंध के बीच संबंध जो है अत्यधिक क्या हो जाते हैं? मित्रवत हो जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है कि पृथ्वीराज चौहान, ये हो गया, बता दिया मैंने। तीसरा क्वेश्चन है कि चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का जो सबसे महान शासक था वो कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। और इसका विवरण हमें कहाँ मिलता है? एहोल अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय का अभिलेख मतलब वर्णन हमें एहोल अभिलेख से मिलता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना, एहोल अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलो या चौगान खेलते समय निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु हो जाती है? तो किसकी मृत्यु होती है गाइस? इल्तुतमिश की होती है। एक मिनट, सॉरी, इल्तुतमिश नहीं, गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। पोलो या चौगान खेलते समय निम्न में से किस सुल्तान की मृत्यु हो जाती है? वो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक की। जो सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक आता है, पहला यही आता है, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये पोलो खेल रहे थे, उसी समय ये घोड़े से गिर करके इनकी डेथ हो जाती है। कब होती है? लगभग 1210 में होती है। 1210 में इनकी डेथ, घोड़े पर बैठ करके पोलो खेल रहे थे, उसी समय इनकी क्या हो जाती है? गिर करके मृत्यु हो जाती है। और इन्हें कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में दफनाया गया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने दीन इलाही आरंभ किया था? दीन इलाही जो है अकबर ने आरंभ किया था। कब किया था? 1582 में किया था। दीन इलाही कब किया था? 1582 में इन्होंने मतलब शुरू किया था। दीन इलाही को एक और नाम से जाना जाता है। एक मिनट, क्वेश्चन कहाँ गया? ये है, दीन इलाही को तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। तौहीद ए इलाही के नाम से भी जाना जाता था। और इसको 1582 में अकबर ने स्टार्ट किया था। इसके अंतर्गत होता क्या था कि अकबर ने सभी धर्मों को क्या किया था? धर्मों के मूल सिद्धांत को शामिल करके इसे सर्वमान्य, सभी को मानने, सभी इसको माने, इसे बनाने का प्रयास किया। दीन इलाही वास्तव में क्या था? सूफी रहस्यवाद पर आधारित क्या थी? एक विचार पद्धति थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। और हिंदुओं में केवल बीरबल थे जिन्होंने इसे स्वीकार किया था। दीन इलाही को हिंदुओं में देखा जाए तो केवल बीरबल ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसे एक्सेप्ट किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो नाम से ही पता चल रहा होगा कि थोड़ा सा लग रहा है गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये नरमपंथी विचार के थे, नरमपंथी यानी कि उदारवादी कह सकते हैं आप, उदारवादी नरमपंथी इस विचार के क्या थे? समर्थक थे। बाकी बाल गंगाधर तिलक, ऊधम सिंह, मदन लाल ढींगरा ये सब क्या थे? उग्रपंथी विचार वाले थे। और ये गोपाल कृष्ण गोखले की अगर बात किया जाए तो ये महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाते हैं। महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले जो थे, ये महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले जो एमजी रानाडे थे, एमजी रानाडे, महाराष्ट्र के सुकरात कहे जाने वाले एमजी रानाडे के क्या थे? एमजी रानाडे के ये शिष्य थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये एमजी रानाडे क्या कहलाते हैं? एक क्वेश्चन ये बन गया कि महाराष्ट्र के सुकरात कहलाते हैं, तो इन्हीं के ये क्या थे? शिष्य थे। और महात्मा गांधी के क्या थे? गुरु थे। गोपाल कृष्ण गोखले, अब देख लीजिए सभी एक दूसरे के गुरु हैं। गोपाल कृष्ण गोखले क्या? एक क्वेश्चन और क्या ये भी क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी ने किसे अपना गुरु माना था? तो महात्मा गांधी के गुरु कौन हो गए? गोपाल कृष्ण गोखले हो गए। और ये किसके? गोपाल कृष्ण गोखले किसके शिष्य थे? और गोपाल कृष्ण गोखले शिष्य बन गए किसके? बन गए, इनका क्या नाम मैंने अभी लिया था कि एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इनका पूरा नाम है महादेव गोविंद रानाडे। तो ये इनके शिष्य थे और ये इनके गुरु थे। तो इस तरीके का चल रहा था। चलिए ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो 1809 में किए गए थे। कब किया गया था? कि महाराजा रणजीत सिंह, उस समय रणजीत सिंह जो थे, महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच क्या होता है? 1809 में अमृतसर की संधि होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गादी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। खान अब्दुल गफ्फार खान, सी ऑप्शन जो है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सीमांत गादी के नाम से जाना जाता है, या फिर कह सकते हैं आप फ्रंटियर गादी के नाम से। फ्रंटियर गादी इंग्लिश में बोले तो फ्रंटियर गादी के नाम से या सीमांत गादी के नाम से भी इनको जाना जाता है। क्या हुआ था कि कब इनको जाना गया? जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसी दौरान इन्होंने उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई थी। ये तो यही है फ्रंटियर गांधी के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1935 में के अधिनियम में किसने 1935 के अधिनियम में कहा था कि एक कार ऐसा है जिसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है? तो ये किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 1935 के अधिनियम के बारे में। जवाहरलाल नेहरू ने किस अधिनियम के बारे में? 1935 के अधिनियम के बारे में कहा कि भैया क्या है, ये एक ऐसा कार है जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इसमें इंजन नहीं है। तो ये भी आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट था। गणेश उत्सव का आरंभ किसने किया था? किसने किया था? बीजी तिलक ने किया था, बाल गंगाधर तिलक ने किया था। तो इन्होंने दो उत्सव की शुरुआत की थी। एक नाम था इनका कि क्या नाम है? गणेश महोत्सव जो कि किया था इन्होंने 1893 में। कब किया था? 1893 में, सबसे पहले यही किया था। और दूसरा था शिवजी उत्सव जो किया था इन्होंने 1895 में। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है, ये दोनों आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? तो बंदरपुच्छ है। यमुना नदी का उद्गम स्थान क्या है? यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुच्छ चोटी के पास से ये उद्गमित हुई है। कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? तो वो कौन सा है? लेह भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है और यह भारत का सबसे शुष्क स्थल है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 13वां नंबर का क्वेश्चन। गाइज आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दिया करिए। एक लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक कर दिया करिए और आपके जो जानने वाले हैं उनमें शेयर कर दिया करिए। और आप खुद भी जो अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चेक कर रहे हो कि देखें कैसा है क्या है, 3-4 लेक्चर देख लें तब करें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करिए। एक सब्सक्राइब में कुछ भी नहीं जा रहा है। चलिए इसको मिलाते हैं। कालाहांडी, जावर, कोलार, मौसाबनी। अब देखिए कुछ नहीं आता इसमें से, अगर 1-2 भी आता उसी के हिसाब से भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। जैसे कोलार क्या है? कोलार कहाँ पर है? कर्नाटक में है। तो ये कर्नाटक कोलार जो है सोना के लिए फेमस है। ठीक है, अब आते हैं, अब आप इससे देख सकते हैं कि तीसरा कहाँ पर पहला है। तीसरे में अब देखिए यही है ना, यानी सी ऑप्शन बन गया आपका। एक भी अगर आता है तब भी आप कर सकते हैं। अब आते हैं कालाहांडी जो है ये कहाँ किसके लिए? बॉक्साइट, ये ओडिशा में है। ओडिशा के कालाहांडी बॉक्साइट के लिए फेमस है। और जावर जो है ये किसके लिए है? जस्ता और सिरसा के लिए है। और मौसाबनी जो है ये तांबा के लिए है। ये आपका आंसर क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है
दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो किस नाम से जाना जाता है? वो थार मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डिजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? वो है जायरे नदी। वैसे आपको कांगो नदी पता होगा, तो कांगो नदी को जायरे नदी भी कहते हैं। तो कांगो नदी जो है या जायरे नदी है, ये क्या करती है? विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और ये अफ्रीका की एक प्रमुख नदी है। यह नदी नील नदी के बाद अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। क्या बोला मैंने? कि अफ्रीका के नील नदी के बाद ये अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ कब किया गया था? तो अब ये देखना है 2014 में तो किया गया था, लेकिन वो कौन से? मार्च के सितंबर, तो सितंबर 2014 में 25 सितंबर 2014 को क्या किया गया था? मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी, 1982 में की गई थी। वो भी कब? 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में श्वेत क्रांति का जनक, एक मिनट सॉरी ये क्वेश्चन छूट गया। भारत के केंद्रीय बजट में रेल बजट का विलय कब किया गया? तो कब किया गया? 2017 में किया गया। 1 फरवरी 2017 में क्या किया जाता है? रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। ये MS स्वामीनाथन तो हरित क्रांति के हैं, भारत में हरित क्रांति के हैं, लेकिन अगर वर्गीज कुरियन कहा जाए तो ये किसके हैं? श्वेत क्रांति के हैं। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? मिल्क से संबंधित है। मिल्क मतलब दूध से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट है राजकोषीय घाटा का अर्थ क्या है? सरकार राजकोषीय घाटा का जो अर्थ है वो क्या है? सरकार का कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच जो अंतर होता है उसी को राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार के कुल राजस्व जो है कुल राजस्व और क्या होता है, और जो कुल उनका व्यय है, इनके बीच का जो अंतर है उसी को क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस संविधान से लिया गया है? तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं ये किससे ली गई हैं? ये ली गई हैं कनाडा से ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ किससे ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ किससे ली गई हैं? कनाडा से ली गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं ये बीएड के एग्जाम में भी आया था, कि अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई? कनाडा से ली गई हैं। चलिए और देख लेते हैं। मौलिक अधिकार जो है ये अमेरिका से लिया गया। फंडामेंटल राइट जो है, मौलिक अधिकार, ये अमेरिका से लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं, लेकिन जो मेन है वो हम आपको बता दे रहे हैं कि दक्षिण अफ्रीका से ये मैंने अमेरिका बताया कि मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक कर्तव्य जो है वो रशिया से लिया गया। मौलिक कर्तव्य USSR सोवियत संघ यानी रशिया से लिया गया। जो भी ऑप्शन में लगा दीजिए। नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए, नीति निर्देशक तत्व जो है ये आयरलैंड से लिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही सब पूछ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का गठन और शक्तियाँ किससे ली गई हैं? ये भी आपके अमेरिका से ली गई हैं, तो ये सब आपको ध्यान रखना। और दक्षिण अफ्रीका से संशोधन लिया गया, संविधान में संशोधन जो है ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा भाग? संविधान संशोधन, अभी संविधान संशोधन का नाम लिया, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, तो ये किससे संबंधित है? तो भाग किससे संबंधित है? भाग 20 से संबंधित है। ये वाला डी ऑप्शन, भाग 20 से संबंधित है। किस आर्टिकल में? 368 आर्टिकल में, 368 अनुच्छेद में भाग 20 में संविधान का संशोधन करने की शक्ति जो है ये किसको दी गई है? संसद। और मतलब संशोधन करने की शक्ति किसमें है? संसद में है, और उसके लिए प्रक्रिया ये सारे इसमें दिया गया है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है। ये 1963 में उत्तर प्रदेश की क्या बनी थी? पहली मुख्यमंत्री बनी थी, और ऐसा भारत के किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? तो कैसे बर्खास्त कर सकते हैं ये? तो ये प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। कैसे बर्खास्त कर सकते हैं? राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के सदस्य को प्रधानमंत्री की सिफारिश पर बर्खास्त कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रधानमंत्री होता है ये मंत्रिपरिषद का क्या होता है? वास्तविक नेता होता है। ये मंत्रिपरिषद का क्या होता है? वास्तविक नेता होता है, और PM जो होता है, ठीक है। और ये मंत्रिपरिषद जो होती है वो पूर्ण रूप से जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। 75 का क्लॉज 3 कहता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान के अनुसार संसार में सरकार के कितने अंग हैं? तो सरकार के 3 अंग हैं। तो कौन कौन से? ये लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति हो गया।
तो इस तरह से इसके कितने अंग हैं सरकार के? इसके सरकार के, एक मिनट सॉरी, ये क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के कितने अंग? हाँ सही बोला है, वो तो मैंने संसद के बोल दिया आपको गलती से, संसद के 3, यहाँ सरकार के 3 अंग, कौन से 3 अंग हैं, लेकिन कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और संसद के भी 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायोप्टर किसकी SI इकाई है? डायोप्टर किसकी है? तो ये लेंस की क्षमता का जो SI इकाई है वो किसका है? ये डायोप्टर है, यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी, उत्तल की जो लेंस की क्षमता होगी वो धनात्मक होगी और अवतल की क्या होगी? ऋणात्मक होगी। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, यदि एक लोलक निर्वात में दोलन करता है, तो इसकी समय अवधि क्या होगी? तो इसकी समय अवधि अपरिवर्तित रहेगी, ना तो घटेगी ना तो बढ़ेगी, यह क्या रहेगी? अपरिवर्तित रहेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसे बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है? बेकिंग सोडा, या इसको खाने वाला सोडा भी कहते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, ये है सोडियम, ये जो बेकिंग सोडा है सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन की कमी से होता है, नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, ये इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो कौन सा रोग होता है? पेलाग्रा नामक क्या होता है? पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है। नियासिन को विटामिन B3 कहा जाता है, नियासिन को विटामिन B3 कहा जाता है, इससे पेलाग्रा रोग होता है। नेक्स्ट कह रहा है कौन सी एक खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? तो कौन सी खाद्य श्रृंखला? घास हो गया, कीट हो गया, कीट को मेढक खा लेगा, मेढक को सर्प खा लेगा और सर्प को गरुड़ खा लेगा। तो एक सही खाद्य श्रृंखला जो है ये ऑप्शन बी दिखा रहा है। तो चलिए मैथ्स के क्वेश्चन को स्किप करते हैं और आ जाते हैं हम अपने किस क्वेश्चन की तरफ? आ जाते हैं 36 नंबर क्वेश्चन। कवि का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो कौन सा यहाँ पे सही लिखा है? तो कवयित्री, सी ऑप्शन जो है कवयित्री, ये इसका सही रूप है। नेक्स्ट है, पैर शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? पैर शब्द का समानार्थी नहीं है तो चरण भी होता है, पग भी होता है, पद भी होता है, नव नहीं होता। नव मतलब क्या होता है? नया होता है। तो इस हिसाब से सी आपका सही हो जाएगा। कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची? तो दामिनी जो है ये क्या है? बिजली का पर्यायवाची है, दामिनी जो है पर्यायवाची है। बाकी शर्वरी, रमणी, तनया ये सब किसके हैं? ये आपके किसके हैं? स्त्री के पर्यायवाची हैं। तो इस तरीके से ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है? गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, इस कार्य में बहुत विलम्ब हो गया, रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट था, सब सही है। एक गुलाब की माला नहीं आना। भैया एक गुलाब की माला नहीं होती, एक गुलाब की माला नहीं होती, बल्कि क्या होती है? गुलाब की माला ले आना, गुलाब की एक माला ले आना, ना कि एक गुलाब नहीं होता बल्कि गुलाब की एक माला ले आना। इस हिसाब से यहाँ पे डी ऑप्शन गलत है। अब चलते हैं यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, निम्न में से 3 किसी न किसी तरह समान है और एक असमान है। उस असमान शब्द का चयन करना है। कान हो गया, ईयर, आई हो गया, आँख, नोज, नाक, तो ये तीनों आपके ऊपर हैं, और किडनी गुर्दा तो ये असमान हो गया, बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। जून 2022 में किस भारतीय प्रबंधन संस्थान ने देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये आपका, चलिए देख लेते हैं स्टेटमेंट। आपका ऑप्शन क्या है? IIM अहमदाबाद, लखनऊ, इंदौर, IIM अमृतसर। तो ये किसने लॉन्च किया है? ये किया है IIM अहमदाबाद के द्वारा। ये देश का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया गया है, और यह सूचकांक जो IIM अहमदाबाद ने एसफॉर्म्स इंडिया के सहयोग से विकसित किया है। वर्तमान में यह सूचकांक 6 राज्य, कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, यहाँ पर डेटा पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में शुरू किए गए सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 को राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? कितने जिलों में संचालित किया जाएगा? 416 जिलों में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी ध्यान रखना है, 416 जिले में ये संचालित किया जाएगा। और इसकी जो शुरुआत हुई थी, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 की जो शुरुआत हुई थी, ये 7 फरवरी 2022 को जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो यह मिशन जो है देश के 33 राज्य और यूटीज के 416 जिलों में, अगर 33 राज्य ये पूछ ले कितने राज्य यूटी में, तो 33,
और कितना जिला हो 416, ये ध्यान रखना। और मिशन इंद्रधनुष पूछ ले कि मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत कब हुई थी, तो 25 दिसंबर 2014 को, 25 दिसंबर 2014 को ये स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में किस सुरंग को 10,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है? तो अटल सुरंग को दी गई है। किसको दी गई है? अटल सुरंग को दी गई है। और इसकी जो लंबाई है ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा हुआ था क्वेश्चन में किसी न किसी एग्जाम में, तो इसको ध्यान रखिएगा 9.02 जो है किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। तो इसी को क्या किया, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पार्टनर्स द्वारा जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक Q3 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो कौन सा स्थान मिला? 87वां स्थान मिला है। कौन सा रैंक है भारत का? ये 87 है, यानी जापान और सिंगापुर ये दोनों फर्स्ट पर हैं। जापान और सिंगापुर ये दोनों फर्स्ट पर हैं। और इनको जापान को 193 देशों में क्या है, फ्री वीज़ा, पहले मतलब इनको 193 देशों में वीज़ा मुक्त ये क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं, घूम सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2022 में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का अध्यक्ष चुना गया है? तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है आपको, भारत को चुना गया। किसे चुना गया? भारत को चुना गया। मई 2022 में कौन सा नियो बैंकिंग स्टार्टअप भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है? तो ये ओपन बन गया है। कौन सा बन गया है? ओपन बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक विश्व के तीसरे सबसे बड़े इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में किसे पीछे छोड़ देगा? तो किसे पीछे छोड़ने वाला है? ये चीन को पीछे छोड़ने वाला है। यानी कि जो आपका चीन को पीछे छोड़ देगा, यानी कि भारत किस नंबर पर आ जाएगा? ये तीसरा आ जाएगा, तीसरे नंबर का आ जाएगा। किसको पीछे छोड़ करके? चीन को छोड़ करके इथेनॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना की गई है? तो कहाँ पे की गई है? वाराणसी में की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्किल इंडिया अंतर्राष्ट्रीय केंद्र की स्थापना वाराणसी में की गई है। और यह केंद्र जो होगा संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और खाड़ी देशों में जो नियोक्ताएं हैं उनके मांग के अनुसार भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इससे पहले इस केंद्र की स्थापना भुवनेश्वर में की गई थी। भुवनेश्वर कहाँ? उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2021 में नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। इस एक्सप्रेसवे के संबंध में बताना कौन सा कथन सही है? 16 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इसकी लंबाई 340.824 किलोमीटर, लगभग 341 किलोमीटर। यह एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गाँव तक बनाया गया है। इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में एक हवाई पट्टी निर्मित की गई है। तो यहाँ पर ये देख लेना है कि ये कौन सा गलत है, कि ये तो मैंने बता दिया 341 लगभग किलोमीटर लंबा है। और ये लखनऊ जिले में, लखनऊ सुल्तानपुर रोड पर स्थित कहाँ से किया जाएगा? ये आपका, ये कहाँ से, ये इस एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर जिले में हवाई पट्टी निर्मित की गई है। तो चलिए ठीक है, ये तो चलिए ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ये गलत है कि एक्सप्रेसवे बलिया के मंदरिया गांव तक नहीं बनाया गया है, बल्कि ये क्या होगा, ये एक्सप्रेसवे लखनऊ जिले में लखनऊ सुल्तानपुर रोड स्थित है। चांदसराय गांव से प्रारंभ होगा, चांदसराय गांव से स्टार्ट होगा और गाजीपुर जिले में स्थित है हैदरिया गांव में समाप्त होगा। तो ये आपका सी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत पदक विजेताओं के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक लवलीना बोरगोहेन ने जीता था। अच्छा, पीवी सिंधु ने महिलाओं की बैडमिंटन स्पर्धा के एकल वर्ग में कांस्य पदक जीता था। सही है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने फील्ड वर्क हॉकी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। नीरज चोपड़ा ने पुरुष भाला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। तो ये पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला जो पदक था, पहला पदक सिल्वर था, रजत था, इसमें किसने, जो मीराबाई चानू है उन्होंने जीता था। इस हिसाब से ये आपका फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। और जो भार वर्ग था वो 49 किलोग्राम भार वर्ग में जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी किसकी राजधानी है? संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है। पुष्कर मेला कहाँ? एक देखिए, एक होता है पुष्कर मेला होता है और एक होता है पुष्कर महोत्सव होता है। तो ये आपको दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ क्या पूछा है? पुष्कर मेला। तो पुष्कर मेला जो है राजस्थान में होता है और पुष्कर महोत्सव जो होता है ये जम्मू कश्मीर में होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। कौन सा पुरस्कार उपन्यास के लिए दिया जाता है? तो कौन सा दिया जाता है उपन्यास के लिए? बुकर पुरस्कार। इस बार जो दिया गया है वो गीतांजलि श्री को दिया गया है। किसको दिया गया है? गीतांजलि श्री को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? टॉम्ब ऑफ द सैंड के लिए दिया गया है। टॉम्ब ऑफ द सैंड के लिए दिया गया है। और
और इसका अंग्रेजी अनुवाद ही टॉम्ब ऑफ द सैंड का जो अंग्रेजी अनुवाद है डेजी रॉकवेल ने किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर बात करें कि भारत रत्न जो है भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। 1084वीं की माँ पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इसकी 1084? तो ये आपका बताइए कौन हो सकता है? तो ये महाश्वेता। कौन है? महाश्वेता। 1084वीं की माँ पुस्तक लेखक की कौन है? महाश्वेता है। ये ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? तो ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है कि सदन तो 2 ही हैं। अंग पूछे कितने अंग हैं? तो 3, लेकिन सदन तो 2 ही है, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? अगर 56वां पूछे तो 56वां दिया गया नीलमणि फुकन जूनियर को दिया गया, लेकिन 57वां किसको दिया गया? दामोदर मौर्य को दिया गया। 57वां पा करके क्या हो गए? मौज में हो गए, दामोदर मौर्य हो गए। तो दामोदर मौर्य को दिया गया। मार्च अप्रैल 2022 में इटली में आयोजित 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2022 में सीनियर टीम श्रेणी में किस देश ने रजत पदक जीता है? तो ये किसने जीता है? तो भारत ने रजत पदक जीता है। किसने जीता? भारत ने जीता है। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में किस राज्य की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला? तो उत्तर प्रदेश को। उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है। और इसका जो उत्तर प्रदेश की झांकी थी वो किस पर थी? एक जिला एक उत्पाद पर थी। एक जिला एक उत्पाद पर थी। और एक था काशी विश्वनाथ धाम, इस विषय पर इसका झांकी था, काशी विश्वनाथ धाम। तो इसीलिए फर्स्ट और लास्ट टाइम भी उत्तर प्रदेश को, इस बार भी उत्तर प्रदेश को मिला है। एंड आज का जो लास्ट क्वेश्चन है जनवरी 2023 में संपन्न टाटा स्टील शतरंज 2022 के चैलेंजर्स वर्ष का खिताब किसने जीता है? तो ये किसने जीता है? तो ये जीता है अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। भारत के अर्जुन एरिगैसी ने जीता है। जबकि मास्टर वर्ष का यहाँ पे क्या पूछा? चैलेंजर। जबकि जो मास्टर वर्ग का पूछे तो ये मैग्नस कार्लसन ने जीता है। तो उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल नेक्स्ट सीरीज़ आएगी, कल एक सीरीज़ आएगी, एक परसों सीरीज़ आएगी, उसमें हम सारा कवर कर देंगे। और जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ध्यान से देखिए, अच्छे से देखिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच।